नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जलवायु परिवर्तन के संकट से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। बढ़ती आबादी, कटते पेड़, घटते जंगल और बढ़ते प्रदूषण से बने हालात ये परिणाम है जलवायु परिवर्तन संकट का। हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन उसे मनाने के दौरान ये सवाल भी ज़रूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा व्यक्तिगत योगदान क्या हो सकता है। इस बार न्यू इंडिया डिबेट में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवा भारत की सोच क्या है। हम मौजूद हैं देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और मेरा पहला सवाल, पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले जलवायु परिवर्तन के संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो मेजर रोल है, जो हम बोले कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्सीजन का इमिशन। अगर हम CO2 इमिशन देखें तो प्री इंडस्ट्रियल जो एरा था उसमें जो एवरेज CO2 इमिशन था उसमें कंसंट्रेशन अप्रॉक्स 250 ppm के अराउंड थी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी आप रिसेंट का देखेंगे तो जो अप्रॉक्स हमारा कंसंट्रेशन है CO2 का एटमॉस्फेयर में वो है 420 ppm के अराउंड। तो क्योंकि CO2 जो है वो IR एक्टिव है, मीन्स वो इंफ्रारेड को कैप्चर करता है और इंफ्रारेड को कैप्चर करना मतलब कि उसका टेम्परेचर राइज करता है। तो जो CO2 है वो मेजर यहाँ पे रोल प्ले करता है। और ये जो CO2 का इमिशन बढ़ा है वो जो टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हम ह्यूमंस की बनती है। डिफरेंट जो हमारे पर्पज है डेवलपमेंट का लेके उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हुआ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके कारण जो CO2 इमिशन बढ़ा है। तो मैं रिस्पॉन्सिबल जो मानता हूँ वो ह्यूमंस को मानता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एंथ्रोपोसीन इरा में रह रहे हैं, जिसे बोलते हैं हम कि ह्यूमन मेड। तो अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ह्यूमंस का मेजर रोल है इसमें, जैसे हीट वेव्स का बढ़ना और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आज जो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है, उसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। अचानक से 100 साल में, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे सब कुछ ठीक था, अचानक से 100 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को काटा है, बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। और जो है सॉइल में जो रिज़र्व कार्बन थे या कोल जो हमारे पास रिज़र्व था वो बाहर आया है। बेसिकली उसी की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पर्यावरण में ज़्यादा हुआ है और इसी की वजह से जो हमें कंसिक्वेंसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ऊपर से जो फॉरेस्ट में इसका नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट के वेजिटेशंस है वो हाई एल्टीट्यूड पे जो है ऊपर की तरफ और माइग्रेट हो रहे हैं और भी बहुत सारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं। हमें एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के आगे निकलते हैं, जैसे कार पूलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे LED बल्ब्स और ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना, साइकिल्स यूज़ करना इंस्टेड ऑफ लाइक इंडिविजुअल कार्स, जो CO2 एमिशन जिसकी वजह से टेम्परेचर और ये सब बढ़ता है। तो इंडिविजुअल जैसे कार पूलिंग प्रमोट करना, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट को वो प्रिवेंट करने के लिए। क्या आप ये भी मानते हैं कि बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि एक बड़ी वजह है पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी की? जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी जो डिमांड्स होती हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें उतने ही घर के लिए उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी रन हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें उस पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए। तो उसमें हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोल बर्न हो रहा है, अगर 99% भी उसका वेस्ट हम लोग वापस से उसे रीयूज़ कर लेते हैं, फिर भी 1% जो बचता है उसमें होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि इन एक्चुअल जाके पॉल्यूशन या फिर हम जैसे CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट गैस है, इन सबको इंक्रीज़ ही कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो बढ़ता है। और कार्बन फुटप्रिंट कैसे बढ़ता है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस करते हैं, जो पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा होने के कारण होती है। लाइक ये जैसे इन्होंने बोला कि जो फॉसिल फ्यूल्स कंजम्पशन है,
फॉर गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर जो फूड जो हम खाना जो खाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने से जो एमिशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का वो ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट होता है वो हमारा वार्म होता है एक्चुअली। तो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है वो क्लाइमेट चेंज में। हमारे साथ इस चर्चा में स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के डीन भी मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहूँगा, बात क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की कर रहे हैं, ऐसे में इस विरोधाभास को कैसे समझ सकते हैं? Now, as a human being ever evolved, they were started with the limited source of earning, and they were living within the sources. Now, because of the greediness, or because of the lavishness, or because of the luxury, we are expanding our resources in a much higher side. As a result of that, we are exploiting the natural resources. In turn, natural resources is, we are facing this kind of catastrophes like a climate change and drought because of the climate change. मेरा एक सवाल है कि विकास की चकाचौंध में हमने कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर लिए, हमने गगनचुंबी इमारतें तो बना ली, लेकिन पर्यावरण को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। कितने लोग ऐसा मानते हैं और क्यों? As a research student, I am by myself working on decontamination technology, especially ecosystem. So we are focusing on the decontamination technology, but we are not giving that importance to the perception of people, how they are taking this environmental problem. What is do they have a basic knowledge about it? And what is the reason for the non-pro environmental activity? We know that India is a very big country. We have 7 zones actually, administrative zone. And when we are traveling, we'll feel the differences actually. So I think even though we are developing such sophisticated system for decontamination, we should give equal importance to know the knowledge of people, their perception, and what is the reason behind their pro-environmental activity. If they are not doing any pro-environmental activity, what is the reason behind it? जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, व्हीकुलर पॉल्यूशन, व्हीकल्स ऑन रोड वो भी इंक्रीज हुआ, तो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हो गए. फॉर एग्जांपल, इवन इफ़ वी आर ईटिंग फूड, वी आर पैकेजिंग इट इन प्लास्टिक बैग्स, जिससे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है. एंड हम कॉन्स्टेंटली ये सब करके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को टोटली इग्नोर करते जा रहे हैं. हमने अपनी ह्यूमन सेल्फिश नीड्स की वजह से सॉइल की जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस चीज़ को हमने डिटेरियोरेट कर दिया. और फिर अब उसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री शुरू कर दी. और अब ये जो हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, अब इनकी वजह से हमें बीमारियां हो रही है. जैसे कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीज़, जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड हम ये चीज़ फेस करते हैं. अब कैंसर को कॉम्बैट करने के लिए हमने एक्सरेज या फिर उसको कॉम्बैट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके लिए हमने एक और इंडस्ट्री खड़ी कर दी. सो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब दे आर समवट रिलेटेड टू ईच अदर. तो हम लोग कहीं ना कहीं in the name of creating a solution, we are creating a problem for ourselves. COP 26 में भी प्रधानमंत्री ने बोला सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमें जीना चाहिए. तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भी यही मोटिव है. और हम सबको कोई भी डेवलपमेंट हो उसको होलिस्टिक होना चाहिए, उसकी बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट, टाइम या थोड़ा हमारा इकोनॉमिक लॉस हो, बट इन्वायरमेंटल लॉस नहीं होना चाहिए. हम डेवलपमेंट या ह्यूमन की बातें करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी में दोनों को देखा जाता है, डेवलपमेंट भी और इन्वायरमेंट भी. बिकॉज बिना डेवलपमेंट के सस्टेनेबिलिटी भी नहीं हो सकती. और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट कंसिडर करें तो हम डेवलप नहीं हो सकते. और अगर सिर्फ डेवलपमेंट कंसिडर करें तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी. तो हम दोनों को ही पैरेलली लेके चले तो उसको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कैसे प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण को सहेज सकते हैं? कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प एंड पब्लिक हेल्प. तो अगर हम खुद से, अगर हम अवेयर हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं, सेल्फ अवेयर हैं, तो हम म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. अगर म्यूचुअल हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, देन वी कैन स्प्रेड इट टू द अदर पब्लिक. हमको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे टेक्नोलॉजीज ऑल्दो काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा. जैसे रिसेंटली हमने देखा दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट था. अचानक से सब कुछ हुआ. लेकिन जब हम लोग कहीं पे अगर हमको कुछ ऑलरेडी पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ओडिशा अगर हम लोग बात करें,
वहाँ पे हमने देखा था जब पहले तूफान आते थे तो लाखों का नुकसान होता था, लाखों करोड़ों का, और बहुत सारे लाइफ का लॉस होता था। बट उन्होंने उससे सीख लेके अभी वो जो फॉरकास्टिंग सिस्टम इतना बेटर हुआ है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू अब देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ का लॉस ऑलमोस्ट मिनिमल है और ज़ीरो हो गया था, क्योंकि वहाँ हर साल तूफान आते हैं। इस साल 2 बार आ चुके हैं, बट स्टिल अभी वो कहीं ना कहीं पे प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑल्दो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है और हम लोग उसको रोक सकते हैं। अगला सवाल मेरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसकी वजह से समुद्र किनारे रहने वाली दुनिया की लगभग आधी आबादी प्रभावित होगी और समुद्र का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमारा जो समुद्र के स्तर है वो बढ़ रहे हैं कोस्टल रीजन्स में, उसके वजह से 2 चीज़ें हो रही है। एक शोरलाइन का चेंजेस हो रहा है जिसके लिए जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसके लिए वो एक इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है उसमें, क्योंकि उनको अपना घर लूज़ करना पड़ रहा है। कोई एग्जांपल है, जैसे आंध्र प्रदेश में एक गांव है उपाड़ा करके, जहाँ पे सिल्क बहुत फेमस है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स शोरलाइन चेंजेस हो गया है और वो लोग अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे एक ऐसे सेटलमेंट बना के रह रहे हैं। एंड उसका दूसरा जो इम्पैक्ट है, जैसे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की वजह से जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रहा है और जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो कोस्टल एरियाज का है जो पूरा खराब ही हो रहा है। प्लास्टिक की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा समुद्र का जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक बढ़ा है और जो समुद्र में रहने वाले हमारे जो जंतु हैं वो भी उसकी वजह से मर रहे हैं। कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस स्तर पर जागरूकता की? बहुत आसान हो जाता है बोल देना कि प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए। हमें समझने की ज़रूरत है कि उस कन्वीनियंस का रिप्लेसमेंट अगर कुछ हो, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जगह जगह के इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो, मतलब सस्टेनेबल सोर्स हो, तो हमें मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंगल से भी सोचना चाहिए। हम लोग पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हैं और JNU में भी अगर हम कहीं भी सब्जी या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो हम अपना बैग कैरी करके लेके जाते हैं अपने साथ। तो इसको हमें अपनी डेली लाइफ में एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि अगर हम बाहर कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम प्लास्टिक बैग की मांग ना करें और अपनी साइड से एक बैग लेकर जाएं, क्योंकि उसको रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन न्यू बैग्स जो आ रहे हैं उनको इसी एनवायरनमेंट में डिग्रेड करने में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी। जब भी हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की बात करते हैं तो द मेजर इशू इज़ विद द माइक्रोन, the size of the micron in the plastic that we use. So if we mix 2 or 3 kinds of plastics then it won't be recycled. So the thing is, जैसे law भी बना रखा है that there is a certain micron level of the plastic that we can use and that can be recycled. But the implementation factor of this is like avoid plastic cannot be avoided at any cost, but it can be regularized कि उसे एक particular ताकि recycling उसका efficient हो. The only thing for plastic is we can reduce it if the government increases taxation and custom duties on plastic manufacturing industries and the middlemen and give subsidies to those things which are alternative to plastic. In this way, because every human being is governed by its greed, convenience and the pocket economy. So इन तीनों की सहूलियत के लिए if you increase the taxation, plastic अगर costly हो जाए तो person will definitely opt for the alternative, that is paper bags and these. In this way we can reduce the concentration of plastic in oceans and everywhere. पहले हमें accessibility जो है प्लास्टिक की वो ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज नेसेसिटी इज द कॉज ऑफ इन्वेंशन. जब प्लास्टिक नहीं रहेगा तो वी यूज़ अदर अल्टरनेटिव्स. सो ये एकदम बैन हो जाए तो लोग अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज खुद डेवलप कर लेंगे. प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, तो अगर हम लोग उनको काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से जो हमारा जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ता जाएगा. बट हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह के प्लांट्स हमें जो है वो करना है, हमें उनको कंजर्व करना है या हमें उन्हें लगाना है, किस तरह के प्लांट्स. अगर हम इस तरह के प्लांट्स लगाएंगे जैसे जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, जैसे प्रोसोपिस जिसे कहते हैं विलायती कीकड़, वो उसको जो है हम लोग ने लगा तो दिया, वो इतना बस ग्रीनरी और स्केनिक व्यू की वजह से, जैसे लैंटना कैमेरा है, ये एक और प्लांट है, तो वो सीनिक व्यू की वजह से हम लोग ने उसे लगा तो दिया, बट वो हमारे इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब करता है कि जो हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है जो इकोसिस्टम में होती है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, जिस वजह से उसको खाली प्लांट लगाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. अगर हम मल्टी स्टोरी में हैं तो वी कैन
हम वर्टिकल गार्डन्स या होम गार्डन्स या कुछ ऐसे बनाएं तो इससे भी होता है। और हाँ, सही बोला, प्लांट्स हमें सोच के लगाने चाहिए। इवन अगर हम इंडोर लगा रहे हैं हमारे इंडोर कूलिंग इफेक्ट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। पर्यावरण के संरक्षण में हमारा व्यक्तिगत योगदान क्या हो सकता है? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं जो कि हम उन्हें समझते हैं कि इन्वेजिव है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया लैंटेना कैमरा का, तो लैंटेना कैमरा का इस्तेमाल जो है, उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल, शायद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मैंने कहीं पढ़ा था कि उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग खिलौने बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को ऐसा देखना चाहिए कि हम लोग जिसको किसी काम का भी नहीं समझ रहे हैं वो हम लोग कैसे यूज़ में ला सकते हैं। और कोई इन्वेसिव स्पीशीज़ से अगर हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में लेटेस्ट जो तूफान आया था उसमें लगभग 200 से ज़्यादा जो पेड़ थे वो उखड़ के गिर गए। तो प्लांटेशन ड्राइव में 4 लोगों की मौत भी उसमें हाँ, प्लांटेशन ड्राइव में पेड़ तो लगाई जाती है, पर फिर क्या होता है, उसको क्या करते हैं, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट से उसको चारों तरफ घेरा बना देते हैं, उसको नेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जब प्लांट बड़े होते हैं ना तो उनको जो ब्रीदिंग स्पेस होता है वो कम हो जाता है उनका। तो वो या तो फिर क्या करते हैं, अगर सड़क के किनारे ब्रांचेज आ जाती है उसको कट कर देते हैं, तो क्या अनइवन हो जाता है, उसका बैलेंस जो है ना प्लांट का वो अनइवन हो जाता है। तो थोड़ी भी हवा चलती है या जो भी चलता है तो उसको जो प्लांट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी टहनी क्या होता है, वो अपरूटेड, मतलब रूट से ही उखड़ जाता है। तो इस पर भी एक चीज़ ये ध्यान ध्यान देने की चीज़ है कि भले ही हम मतलब ड्राइव में पेड़ तो लगा रहे हैं, बट वो आगे क्या, तो ये तो हमको खुद अपने पर्सनल लेवल पे, अगर हमारे आसपास कोई प्लांट है जो जिसको कंक्रीटाइज कर दिया गया है, तो प्लीज़ सब लोग जो है देखें और उसको मतलब बताए जो अथॉरिटी है कि उसको वो हटा सके। स्वच्छता का भी सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, ये कितना महत्वपूर्ण है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर जो हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लेते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और अगर हम घर में रहते हैं, कई बहुत लोग बाहर रहते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो उस हिसाब से करें, लाइट्स ऑन नहीं रखें, फैंस अननेसेसरी उसको ऑन ना रखें। तो पर्सनल लेवल पे हम अगर ये थोड़ी अवेयरनेस दिखाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? ये इंडिविजुअल लेवल पे है, जैसे जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें प्लांट सोच समझ के लगाने चाहिए। तो मतलब मैंने ये पढ़ा भी और देखा, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लोग कैसे प्लांट्स जो है वो लगाते हैं, मतलब फ्रूट की प्लांटेशन। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वो वाले ट्रीज़ लगाए जिनमें फ्रूट्स आते हो, सो दैट बिकॉज लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वी कैन ऑल्सो ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम एज वेल। जैसे आप क्लीननेस पे कह रहे थे कि अगर हमें स्वच्छता से कैसे पर्यावरण का रिलेशन है, तो अगर कोई एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल कहीं पे भी डंपिंग हो रहा है, डंपिंग एरियाज हम देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है दिल्ली के करीब। तो डंपिंग एरिया की वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो भी हम कहीं पे भी डंप कर रहे हैं, कहीं पे भी फेंक रहे हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल का टेक्सचर को चेंज करते हैं और वहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। इसका सीधा असर प्लांट के ग्रोथ पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आजकल जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी चेंज्ड है। जो पहले के आप प्लांट्स देखते थे कितना मतलब अभी भी उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है, बट अभी रिसेंटली जो टॉक्सिसिटी जा रही है, ज़्यादा सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ रही है और उनका जो माइक्रोब्स चेंज हो रहा है, चेंजिंग फ्लोरा फोना जो हम लोग जैसे कहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोग का ग्रोथ पैटर्न है और प्लांट का फ्रूटफुल ग्रोथ है वो भी स्टंट रह रहा है। ठीक है, देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना, और हमारी लापरवाही की वजह से हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ा और हीट वेव, आप आंकड़े सुनकर चौंक जाएंगे कि बीते एक दशक में पूरी दुनिया में 1,50,000 से ज़्यादा लोग हीट वेव की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कैसे रोका जा सकता है? क्या एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं JNU के, वो कैसे, उनका विज़न क्या है यदि मैं पूछूं तो वो क्या जवाब देंगे? देखें तो हीट वेव्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग और उसका सीधा कनेक्शन CO2 से है। तो अगर हम CO2 को सिक्वेस्टर करने पे ध्यान दें तो हम लंबे समय में, तुरंत तो नहीं बट ऑन अ लॉन्गर टाइम, हम इसे अचीव कर सकते हैं और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनिक कार्बन का यूज़ कर सकते हैं इन द सॉइल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। हमने डिफॉरेस्टेशन की बात की और प्लास्टिक की बात की। यूजुअली मैं जब सुबह उठता हूँ अपनी मैं आंखों का हाल सुनाता हूँ। ये ऑनलाइन बिजनेसेस जब से फूड प्रोग्राम है या हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो चीज़ तो बहुत छोटी होती है, मगर सुबह में आप जब वेस्ट के पास जाते हो तो उसमें आपको प्लास्टिक वेस्ट और जो पेपर वेस्ट जितना मिलता है ना, वो
अननेसेसरी थिंग है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आप सिर्फ एक दाल राजमा मंगाते हो मगर आपको 3-4 पैकिंग में वो आती है। भारत की तो संस्कृति रही है प्रकृति पूजा की, पत्तों में खाने की हमारी परंपरा रही है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाइए, हमारी सुबह की शुरुआत सूर्य को अर्घ देने के साथ और प्रकृति पूजा के साथ होती है। तो आपको लगता है कि हमें फिर से अपने जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है, अब ये वो समय है? आई थिंक कि जैसे जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हम स्टेप्स ले सकते हैं, दैट इज़ आइदर वी कैन मिटिगेट इट और वी कैन अडेप्ट टू इट। सो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू एज इंडियंस इज वी कैन इनोवेट एंड वी कैन यूज़ अ ट्रेडिशन। जैसे आपने कहा कि वी जस्ट नीड टू कि फिर से हमें ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे आना चाहिए, तो मैं सोलर एनर्जी को प्रमोट, जैसे सोलर पैनल्स होते हैं जैसे छत पे लोग लगा के रखते हैं, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे LED बल्ब्स और सोलर एनर्जी, जिससे एनर्जी कंजर्व कर सके एज एन इंडिविजुअल हम, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया, और जब हमने कोरोना की स्थिति में देखा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो प्रकृति अपने पूर्ण रूप से खिली हुई थी हर तरीके से, फिर चाहे वो जल हो, जंगल हो या फिर ज़मीन हो। इससे तो समझ में आ गया कि हमारी कितनी बड़ी गलती है इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने में। मेरा सीधा सा सवाल ये कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें 3 बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, जिससे कि हम और आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर जीवन दे सकें। इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं, बायोडाइवर्सिटी प्लांट पार्क शहर के बीच में, ये कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में? जो नेशनल पार्क्स होते हैं या किसी भी सिटी में छोटे छोटे जो पार्क्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी लंग ऑफ द सिटी। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि पार्क में एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, लोग घूम सकते हैं, प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो टम्परेचर उस पार्क के आसपास का जो एरिया है वो टम्परेचर नॉर्मली कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नियर बाई एरियाज। तो साथ साथ हम हीट वेव से भी बच सकते हैं, फ्रेश एयर मिलता है। और पार्क का होना बड़े शहरों में या छोटे शहरों में जगह जगह होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ सिर्फ इन्वायरमेंटल बेनिफिट नहीं, जैसे हम इन्वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। सो सर हमने एक प्रोग्राम, शॉर्ट स्केल प्रोग्राम होता है ग्रीन स्किल्स पे, उसमें एज दीज बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एक्टेड एज अ लाइफ लेबोरेटरी फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो वो वहाँ विजिट करते हैं और नेटिव स्पीशीज़ को जानते हैं, और मतलब एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो ये 3 जो हमारे बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जैसे अरावली, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, तो हमें प्रमोट करना चाहिए, और एटलीस्ट सबको ये करना चाहिए कि हम विज़िट करें और यंगर जनरेशन को ज़रूर लेके जाएं। एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि एनवायरमेंटल जो साइंसेज हैं उसको और ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन हम बेहतर तरीके से कर पाएँ, उसकी जो सीख है, और हमारे पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को हम सुधार सकें, इसमें R&D का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? R&D is important, as most of the students they put their views. It is important, without which we cannot proceed further. Development cannot be happen, because we are living in an era. It needs more energy, more resources. Because as the population is the population growth is exponential, growth is happening it. So we need to address that needs. For that, we need R&D is very important for the development. But the development should be within the sustainable development. So that should be. क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के पेरिस क्लाइमेट चेंज जो हुआ था उसमें दुनिया के देशों में चिंतन और मंथन हो रहा है, लेकिन भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में एक दुनिया का नेतृत्व करते हुए एक उदाहरण पेश किया, जिसमें सोलर प्लांट को हमने बढ़ावा दिया। सरकार के स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की और उसको साकार भी किया। आपको लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देता है कि हम भी जागरूक और सजग हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति? इस पर क्या कहेंगे? अभी जो COP26 था उसमें जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, हमारा ये प्लान है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो फोकस है वो सोलर एनर्जी पे ज़्यादा बेस्ड है, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं अदर देन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। तो उस सीक्वेंस में 2018 में एक स्पेशल रिपोर्ट आया था IPCC का, जिसने बहुत सारे टेक्निक्स प्रोवाइड किए थे कि CO2 को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं।
तो स्पेशली अगर CO2 को कैप्चर करने की बात होती है तो जैसा कि क्लाइमेट चेंज के लिए दो बेटर ऑप्शन है, इधर हम मिटिगेट करें उसको या फिर अडाप्ट कर लें जो है। तो मिटिगेशन के लिए सोर्स पे हम उसको रोक सकते हैं, बट अगर CO2 आ गया एटमॉस्फेयर में तो उसको हम कैसे करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। वहाँ पे था कि हम कार्बन कैप्चर स्टोरेज बना सकते हैं, एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक स्पेशल टर्म आया था बायोचार का। बायोचार सिंपली क्या है कि हम ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको पैरोलिसिस करके बनाते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो बायोचार बनता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है और वो कार्बन न्यूट्रल नहीं होता, वो कार्बन निगेटिव होता है। इट मीन्स कि वो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको भी अगर हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल में तो वो उसको भी ट्रैप करेगा, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का वो काम करेगा। प्लस अगर हम उसको सॉइल में ऐड करते हैं तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके पास सरफेस एरियाज है और वहाँ पे वो माइक्रोब्स के लिए अच्छा स्पेस है, कार्बन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास केवल एक अर्थ है और इस एक अर्थ को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। As a human being come together and act to protect our Mother Earth. This is the theme for this. There is only one Earth. That's what the theme we have to follow upon. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स के पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो विचार हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश का युवा पर्यावरण को सहेजने के प्रति कितना जागरूक है। लेकिन माता भूमि ही पुत्रोहम प्रतिव्याह के संस्कार वाले देश में हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि पृथ्वी माता के संरक्षण के प्रति हम सभी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे और भारत को और आने वाले कल को बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक अपील आप सभी दर्शकों से हम करने चाहेंगे कि आप न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।